हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई ऑन ईट चैनल पे। जी आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 4 की। यार आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया था और उस चैप्टर से कैसे सवाल आ सकते थे वो मैं आपको बता रहा था। सेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने उसको टुकड़ों में बांट दिया और आज हमारा चौथा सेशन है और हर सेशन में क्वेश्चंस का जो लेवल था मैं उसको इंक्रीज करते जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको जीरो से हीरो बना दूं। उसके लिए बस आपको छोटा सा काम करना है, फॉलो करते जाना मुझे, है ना, जो मैं बोलता हूं। चलिए भाई, जो लोग मुझे नहीं जानते जान जाइए, मेरा नाम आशीष कपलेश है। पिछले 6 सालों से मैं जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा चुका हूं और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम आने वाला है आपके आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन में। बट आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि जो भी चीजें मैं आपको कवर कर रहा हूं, भले वो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन हो, जो डीपीपीज मैं आपको दे रहा हूं, इनको टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहिए। ठीक है, जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं उनके नोट्स बनाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको डीपीपी में कोई डाउट आता है तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं दे रहा हूं, तो आप उनको भी देख सकते हो, राइट। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे तो ही फायदा मिलेगा, मेरे ऊपर टोटली डिपेंडेंट मत हो जाना। ठीक है, कि सर आप सॉल्यूशन कराओगे तो ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये बहुत गलत चीज हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले चंद सालों में जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज आपको जो ध्यान रखनी वो है कि आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आता है, वीडियो को एक बार पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। बोला गया है कि एक वेक्टर है ए विच इज आई कैप प्लस जे कैप, एक और वेक्टर है बी विच इज आई कैप माइनस जे कैप, देन अ वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 3, क्या होगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। दो वेक्टर मुझे दे दिए और बोला गया है एक ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हमें वो वेक्टर बताइए जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो सकता है। मैंने सोचा जरा इसके बारे में, मैंने दिमाग लगाया इसके बारे में, और दिमाग लगाने के बाद पता चला कि यार अगर ए वेक्टर को मैं लिखा आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर को मैं लिखा आई कैप माइनस जे कैप, तो एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो वो तभी मिल सकता है जब मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं तो मुझे मिलता है सी वेक्टर, सच दैट सी वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के, सी वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के भी। हां सर, तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का कर दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो उससे मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। चलिए भाई करते हैं इसको सॉल्व। मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं सी क्रॉस सी वेक्टर को, है ना, विच इज गिवन बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तरीका तो आपको पता है, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करेंगे। यहां आई कैप, यहां जे कैप और यहां पे के कैप लिखते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के लिए लिखेंगे आई कैप के साथ है 1, जे कैप के साथ है 1, तो मैंने लिखा आई कैप के साथ है 1, जे कैप के साथ है 1। सर यहां पे के कैप मिसिंग है, अगर के कैप मिसिंग है तो के कैप की जगह आप लिख सकते हैं 0। फिर बात आती है बी वेक्टर की। बी वेक्टर को देखा तो आई कैप के साथ है 1, जे कैप के साथ है माइनस का 1। सर इसमें भी के कैप मिसिंग है, तो के कैप अगर मिसिंग है तो वहां लिख दीजिए 0। सॉल्व किया हमने, तरीका हमें पता है, आई कैप लिखा, आई कैप वाला कॉलम छुपा दिया, आई कैप वाली रो छुपा दी, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, ये हो जाएगा 0 माइनस का 0। फिर जब मैं जे कैप लिखता हूं तो माइनस का साइन लगाता हूं, तो माइनस का जे कैप लिखेंगे हम लोग। फिर क्या करोगे, जे कैप का कॉलम छुपा दोगे, जे कैप की रो छुपा दोगे। यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, है ना, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमने भी यही काम किया, 0 1 जा 0 माइनस 0 1 जा 0। प्लस का के कैप लिखेंगे, के कैप की कहानी अलग ही चलती है, पूरा कॉलम छुपा दिया, पूरा रो छुपा दिया, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 इंटू माइनस का 1, माइनस का 1 होता है, माइनस 1 इंटू 1 1 होता है, सो इट कम्स टू बी माइनस का 1 माइनस 1। सॉल्व किया इसको तो माइनस का 2 के कैप मुझे यहां पे आंसर में मिल रहा है, इट इज योर सी वेक्टर। लेकिन उसको सी वेक्टर नहीं चाहिए था बेटा, उसको ये नहीं चाहिए था, उसने अपनी कंडीशन डाली है। ये तो तुमने क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को डिफाइन कर दिया, लेकिन एग्जामिनर तुमसे ये नहीं मांग रहा था। एग्जामिनर तो तुमसे मांग रहा है कि एक सी वेक्टर जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे, यहां से ध्यान से सुनना बेटा,
यहां से अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड देखा तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपको 2 दिखेगा। अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को देखोगे तो आपको तो 2 दिखेगा। हाँ सर बात तो सही है, अब क्या करें, है ना। अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, 2 दिखेगा यहां पे। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड जो कि 3 होना चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड जो कि 3 होना चाहिए था। ठीक है सर। अच्छा तुम चाहो तो यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों की जगह पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 वो -1 है ना, वो प्लस का 1 में आएगा, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो चिंता मत करना। अच्छा सर अब क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है, क्वेश्चन में बोलता है कि मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए, फिर कैसे करें सर हम लोग। तो एक काम करते हैं, इस सी वेक्टर की डायरेक्शन को देख लेते हैं। ये जो सी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन को देखते हैं, मैग्नीट्यूड को भूल जाते हैं। तो अगर मैं सी वेक्टर के डायरेक्शन को देखूं तो सी कैप लिखना पड़ेगा, इट इज सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इट इज माइनस का 2k कैप डिवाइडेड बाय 2। तो सी कैप जो हो जाएगा वो माइनस का k कैप हो जाएगा। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, माइनस आ जाएगा तो परेशान मत हो जाना उससे। तो सर सी वेक्टर का डायरेक्शन है z एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग, ठीक है, अलोंग z एक्सिस। सी का जो डायरेक्शन है वो है अलोंग z एक्सिस। अगर आपको डायरेक्शन दी जाए, अगर आपको मैग्नीट्यूड दी जाए तो आप क्या एक वेक्टर को लिख सकते हो? हाँ लिख सकता हूं मैं। सो अगर मुझे डायरेक्शन पता है, अगर मुझे मैग्नीट्यूड भी पता है तो मैं वेक्टर लिख सकता हूं। तो सी डैश वेक्टर कैन बी रिटन एज सी डैश का मैग्नीट्यूड और सी का डायरेक्शन। अरे यार उसको वो वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर तो सी वेक्टर आ रहा था, लेकिन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 था, तो नहीं मुझे वो नहीं चाहिए सर, मुझे तो एक नया वेक्टर दीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 3 होगा, लेकिन हां उसकी डायरेक्शन यही होनी चाहिए। फिर क्या बोले कि सर अगर मैं a क्रॉस b करता हूं तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड 2 था, पर क्वेश्चन ऐसी चीजें नहीं चाहता है, वो क्वेश्चन चाहता है कि एक वेक्टर होगा c जो कि दोनों a और b के परपेंडिकुलर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 होना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है सर इसका हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, लेकिन इसकी डायरेक्शन में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसकी डायरेक्शन में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है कि ये दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मुझे इसके मैग्नीट्यूड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसने क्वेश्चन में दे रखा है। मैं इंटरेस्टेड हूं इसकी डायरेक्शन में। तो मैंने बोला यार इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन आ रहा है z एक्सिस का, नेगेटिव z एक्सिस पे, कोई बात नहीं। तो मैं इंटरेस्टेड था इसकी डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे ये डायरेक्शन जो है, ये जो डायरेक्शन है मुझे बताती है कि ये जो वेक्टर है, ये डायरेक्शन मुझे क्या बताती है कि ये जो वेक्टर है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक है मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए थी, मैग्नीट्यूड मुझे पता है 3 है, तो मैंने एक नया वेक्टर सी डैश वेक्टर लिख दिया, मैग्नीट्यूड 3 होगी लेकिन डायरेक्शन माइनस का k कैप होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे माइनस का है या प्लस का है। अगर ये माइनस का 3k कैप होगा, अगर ये माइनस का 3k कैप आया है तो ये जो है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ही है। अगर मैं यहां पे माइनस का 3k कैप लिख रहा हूं तो ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, अगर मैं यहां पे 3k कैप लिखता हूं तो भी ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अगले पॉइंट पेज पे ये वाली बात लिख देता हूं मैं कि आपका जो सी डैश वेक्टर है, अगर वो माइनस का 3k कैप आता है या अगर वो प्लस का 3k कैप भी आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में सी डैश वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी, सी डैश वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी। ठीक है, मैंने क्या बोला था, मुझे वो सी वेक्टर जो मिला था ना, इसके मैग्नीट्यूड से इतना मतलब नहीं था, मुझे मतलब था इसकी डायरेक्शन से, क्योंकि डायरेक्शन से मुझे पता चल रहा था कि ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जो रिक्वायर्ड हमें था, जो हमें आंसर चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन ये वाली हो लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो। तो मैंने इसकी डायरेक्शन निकाली, तो ये थी डायरेक्शन, मतलब जो वेक्टर मुझे चाहिए उसका भी वही डायरेक्शन होना चाहिए, जो वेक्टर मुझे चाहिए उसका भी वही डायरेक्शन होना चाहिए। लिख दिया मैंने, जो वेक्टर मुझे चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन वही होनी चाहिए। लो भाई ये रहा वो वेक्टर। बट सर ऑप्शन में तो माइनस का 3k मिल नहीं रहा, क्या आपको 3k मिल रहा है? हाँ सर 3k मिल रहा है। तो बोल दिया ना कि माइनस का 3k हो या प्लस का 3k हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों के दोनों ही परपेंडिकुलर हैं ए वेक्टर के और बी वेक्टर के। अब आपका आंसर यहां पे मैच कर रहा होगा,
प्लस का 3k कैप। अब दोनों क्यों हुए? क्योंकि सर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, सॉरी जेड एक्सिस पे है ना, एक पॉजिटिव जेड एक्सिस पे है, एक नेगेटिव जेड एक्सिस पे है। तो कोई बात नहीं, क्या दोनों जेड एक्सिस पे ही हैं? क्या दोनों जेड एक्सिस पे है? हाँ सर, दोनों जेड एक्सिस पे, एक पॉजिटिव पे एक नेगेटिव है। क्या फर्क पड़ता है उससे? कुछ नहीं पड़ेगा सर। हाँ, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, लेकिन है तो अभी भी परपेंडिकुलर। डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, लेकिन क्या ये अभी भी ए और बी के परपेंडिकुलर है? जी बिल्कुल, ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो बिल्कुल ठोक के आंसर बोलिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार का सवाल पहले भी मैं आपको करा चुका हूं, बट वहां पे डायरेक्शन का थोड़ा सा चीजें आसान थी। सो ये भाई नोट कर लो इसको, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूरे तरीके से हमने, है ना, पूरे रीति रिवाजों के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कर लिया नोट? यहां आगे भी किया होगा तुमने नोट, है ना? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो ये तो सर एक आम आदमी जो करता है वो किया है। अब हम क्या है? हम है स्मार्ट लोग। स्मार्ट लोगों का स्मार्ट तरीका, तो यह रहा हमारा स्मार्ट वे। स्मार्ट वे हमसे क्या बोलता है कि ए वेक्टर जो था वो था आई कैप प्लस जे कैप। देखने से ही फीलिंग आ रही है कि ये जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। बी वेक्टर को लिखा आई कैप माइनस का जे कैप, देखते ही फीलिंग आ रही है कि ये भी एक्स वाई प्लेन में है। तो अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो बताओ कौन सा वेक्टर होगा वो? अरे अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है जो इनके परपेंडिकुलर हो, तो वो कौन सी डायरेक्शन हो सकती है? सर अगर मैं एक्स वाई प्लेन को यहां पे बना दूं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब ये बोर्ड जो है वो एक एक्स वाई प्लेन बन चुका है। सर इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड होता है, इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जेड। तो जो वेक्टर मुझे चाहिए, जो वेक्टर मुझे चाहिए वो अलोंग द जेड एक्सिस होगा। समझदार लोग, जो वेक्टर मुझे चाहिए वो अलोंग द जेड एक्सिस होगा, तभी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो सकता है। सर अलोंग द जेड एक्सिस में कहां पे? पॉजिटिव जेड एक्सिस या फिर नेगेटिव जेड एक्सिस? मैंने बोला कोई सा भी ले लो। सर अलोंग द जेड एक्सिस कहां? पॉजिटिव का जेड एक्सिस या फिर नेगेटिव का जेड एक्सिस? पॉजिटिव का के कैप या फिर माइनस का के कैप? मैंने बोला भैया कोई सा भी ले लो, दोनों ही आंसर सही है। यहां पे क्या बोले? ए वेक्टर आई कैप है, जे कैप है, के कैप नहीं है इसमें। बी वेक्टर में आई कैप है, जे कैप है। दैट मींस ये दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। हो सकता है यहां पे ऐसे हो, ये ए वेक्टर इधर होगा और बी वेक्टर जो होगा मैं बताऊंगा आपको, तो वो इधर हो जाएगा। बी वेक्टर यहां पे होगा कहीं। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है? एक्स वाई प्लेन में है। भैया एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर तो जेड एक्सिस होती है। अब जेड एक्सिस जो है बाहर भी आती है, जेड एक्सिस अंदर भी जाती है। कोई सी भी ले लो, बाहर आती हुई जेड एक्सिस पॉजिटिव वाली होती है, अंदर जाती हुई जेड एक्सिस हम नेगेटिव लेते हैं। तो कोई भी डायरेक्शन लो, लेकिन जो जेड एक्सिस होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो जो वेक्टर मुझे चाहिए, जो वेक्टर मुझे चाहिए वो सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग होगा और उसके साथ डायरेक्शन लगेगा सिर्फ और सिर्फ के कैप। समझते हो ना बात को? तो ये रहा मेरा आंसर, ये ऑप्शन है। तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हें अगर पूरे तरीके से सॉल्व करना है तरीके से सॉल्व करो, लेकिन अगर स्मार्ट वे से सॉल्व करना है तो स्मार्ट वे तो 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत ही शानदार। अभी उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होगी आपको, है ना? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बोला गया है एक फोर्स है जो कि 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का 6 के कैप का है, न्यूटन इसकी यूनिट होती है। एक्ट ऑन अ बॉडी हैविंग द मास ऑफ 100 ग्राम। 100 ग्राम की कोई बॉडी है, उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है और ये बॉडी जो है फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेस होगी। ये तो हम भी जानते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिया जाए तो वो बॉडी मूव करती है। तो यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, एक बॉडी के ऊपर अगर ये फोर्स लगा दिया जाए तो ये बॉडी मूव करती है। ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये इसका फाइनल पोजीशन। आपको बताना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें पता ही नहीं है। पुराने सेशन देखे तुमने? नहीं देखे? देख लेना, काम के हैं। और अगर तुमने देखा और फिर भी भूल गए तो मैं समझ लूंगा सो तो नहीं रहते ना क्लास में। हाँ, नहीं हम नहीं सो रहे थे सर, हम भूल गए हैं बस। अच्छा, अब देखो यहां से तो पता भी नहीं चलता मेरे को, है ना, कि तुम लोग सो गए हो, जाग रहे हो, क्या है। तो हो सकता है सो गए हो तुम लोग उस टाइम पे, बट कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख लीजिए। इट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से वर्क डन मिलता है हम लोगों को। लिख लेना, कॉपी के ऊपर जो होती है ना वो लाल रंग की लाइन जो होती है सबसे ऊपर खाली जगह, हाँ
चलिए भी वहां लिख लिया करो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। चलिए, सो क्या क्या गिवन है हमारे पास। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फोर्स इज गिवन एज 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का 6 के कैप, और बॉडी का मास 100 ग्राम। अब 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 kg बन जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं सारी बातों को, इन न्यूटन में क्या। आर इनिशियल पोजीशन जो थी हमारे पास, इट इज योर 6 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का 3 के कैप। आर फाइनल, जो फाइनल पोजीशन हमें मिली थी, इट विल बी योर 10 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 7 के कैप, राइट। अब आपको अगर थोड़ी बहुत बातें याद हो तो डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट को जब हमें लिखना था तो हमने लिख दिया इट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। So your displacement vector comes out to be final position minus initial position। ये रहा फाइनल पोजीशन, ये रहा इनिशियल पोजीशन। फोर्स पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, क्या मैं वर्क डन फाइंड कर लूंगा? सर मास क्यों दिया था? ऐसे ही, बस ऐसे ही तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। मास का कोई योगदान नहीं है। हमें जो चाहिए था वो था फोर्स, हमें जो चाहिए था वो था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हमेशा डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा तो ऐसे ही लिखना। डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना चाहते हो तो हमेशा ऐसे लिखना, फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया है तो क्या करें, लिखो जरा 10 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। चल रही है बात? बढ़िया। सो 10 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 7 के कैप। भैया ब्रैकेट ओपन कर लें, ब्रैकेट ओपन करते माइनस अंदर घुस जाएगा, है ना। हमला कर दिया अंदर, जैसे हमला किया तो 6 के साथ माइनस लग गया। अरे भैया ये वायरस की तरह है ना। सर क्या बातें कर रहे हो आप, अभी वायरस वायरस की बातें, अब तो छोड़ दो इसको, है ना। तो जैसे अंदर घुसा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इट कम्स आउट बी 3 के कैप। चलिए भाई, इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन नाउ। तो डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट बी 10 में से 6 गए 4 आई कैप माइनस 2 माइनस का 5 माइनस का 7 जे कैप 7 प्लस 3 प्लस का 10 के कैप। ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, है ना। खुश तो बहुत होंगे आज तुम। सो हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया है, हमें फोर्स भी मिल गया है, तो क्या मैं वर्क डन नहीं फाइंड कर सकता? बिल्कुल, वो रहा फॉर्मूला, लगा दो। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट की खास बात क्या है, मैं सीधा लिखने वाला हूं, स्मार्ट वर्क, है ना। देखो अब इतने तो इंटेलिजेंट हो गए ना तुम लोग की डॉट प्रोडक्ट कर लोगे। सर डॉट प्रोडक्ट कहता है भाई भाई के साथ जाएगा, तो 10 आई कैप इंटू 4 40 माइनस का 3 माइनस का 7 प्लस का 21 प्लस का 6 प्लस का 10 प्लस का 60। दिखा दी समझदारी? अरे दिखा दी ना समझदारी तुम लोगों ने। प्लस का 10 प्लस का 4 मल्टीप्लाई किया, भाई भाई के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब आप एफ डॉट एस करोगे तो आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, 10 4 40, जे कैप वाला जे कैप के साथ, माइनस का 3 इंटू माइनस का 7 प्लस का 21, के कैप वाला के कैप के साथ, प्लस का 6 इंटू प्लस का 10 प्लस का 60। इसको सॉल्व करने पे वर्क डन जो आएगा वो बनेगा 121 जूल। चलिए भाई, डॉट प्रोडक्ट की कहानी 121 जूल बी ऑप्शन में मुझे मिल रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर। फॉर्मूला कौन सा लगा है? ये रहा फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। छाप लीजिए भाई जल्दी से इसको, इजी सा सवाल था, कर लिया होगा सभी ने सॉल्व। छाप लिया सभी ने, कर लिया नोट सभी ने, कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? सर मास क्यों दिया था? कंफ्यूज करने के लिए। कभी कभार क्या होता है, वैसे छोटे मोटे डाटा एक्स्ट्रा दे देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, सोचने बैठ जाओ कि अच्छा मास क्यों दिया होगा। लेकिन समझो कभी कभार हमें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोलता है ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है, मतलब ए वेक्टर जो है वो जीरो नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो नहीं है, एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आप बोलो पैरेलल वगैरह है तो ऐसी भी कोई बातें नहीं है। तो ये सब ख्याल दिमाग से निकाल देना, ठीक है। ना तो ए जीरो है, ना ही बी जीरो है, ना ही ए और बी पैरेलल। देखो नॉन कोलिनियर मतलब
एक डायरेक्शन में नहीं होने वाले, सेम लाइन पे नहीं लाई करती, ठीक है। तो मतलब पैरेलल वगैरह तो कुछ भी नहीं है। उसने बोला ए क्रॉस बी। देखो यार, ए क्रॉस बी जब आप सॉल्व करते हो तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है, ए क्रॉस बी को सॉल्व करने से हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो कि परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के, जो कि परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के भी। पर सर यहां तक तो ठीक है, आगे की कहानी कुछ अटपटी सी लगी मुझे। यहां तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन आगे की कहानी में a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। इसका कैसे पता करूंगा मैं? सोचते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये कैसे पता करूंगा? सो लेट अस ड्रॉ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जरा भावनाओं को समझना बहुत अच्छे से। मैंने बनाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे यहां पे एक फोर्स मैंने बना दिया b वाला, एक फोर्स मैंने यहां पे बना दिया a वाला। ध्यान से सुनना, ठीक है। एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b। a और b का जो रिजल्टेंट बनेगा वो किस तरफ जाएगा? इधर। एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b। a और b का रिजल्टेंट कहां जाएगा सर? इधर। एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है माइनस का b। माइनस का b कहां बनेगा? ये लो सब बना दिया माइनस का b। कोई बड़ी बात है क्या माइनस का b बनाने के लिए? तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कहां जाएगा? इधर की तरफ कहीं पे, r डैश। एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, तो इनका रिजल्टेंट जो आया r इक्वल्स टू a प्लस b, वो इधर आया। एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर जब किया तो रिजल्टेंट इधर आया। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या जब आपने a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड किया तो जो आपको रिजल्टेंट मिला, क्या वो भी xy प्लेन में है? अगर आपने a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड किया तो जो आपको रिजल्टेंट मिला, क्या वो xy प्लेन में है? सोच के देखो। इफ a वेक्टर इज योर 3i कैप, b वेक्टर इज योर 2i कैप प्लस का 5j कैप, सो r वेक्टर इज गिवन बाई, बोलो भाई साहब, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। a वेक्टर जो हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा, b वेक्टर जो होगा 2i कैप प्लस का 5j कैप हो जाएगा। सॉल्व करने पे 5i कैप प्लस का 5j कैप मिलेगा। तो आप देख रहे हो, अगर a वेक्टर 3i कैप है, a वेक्टर x एक्सिस पे है इसलिए मैंने मान लिया 3i कैप है। b वेक्टर जो है वो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए 2i कैप प्लस 5j कैप लिया। इनका रिजल्टेंट a प्लस b किया तो 3i कैप प्लस ये सॉल्व करके ये मिला। सर यहां पे ये x एक्सिस पे ये xy प्लेन में, ये रिजल्टेंट देख रहे हो, ये भी xy प्लेन में मिल रहा है। मतलब ये जो रिजल्टेंट मिलेगा ये भी मुझे xy प्लेन में ही मिलने वाला है। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि जो c वेक्टर है वो a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है? क्या ऐसा बोल दूं कि c वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर? बोल सकता हूं क्या? क्योंकि a प्लस बी भी देखा तो वो xy प्लेन में आ रहा है। भाई c कहां बनेगा? c कहां बनेगा? a क्रॉस b किया, a क्रॉस b किया, बाहर आएगा सर c बनाने का तरीका आपको पता ही है, डॉट से बनाते हैं। याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी सारी बातें कि अगर आपको एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो कि प्लेन से बाहर आ रहा है तो आप डॉट से बनाते हो, है ना। डॉट से बनाते हैं, ये साइन शो करता है आउटवर्ड का, और अंदर जाने के लिए क्रॉस से डिनोट करते हैं, ये साइन करता है इनवर्ड्स का। आउटवर्ड मतलब बाहर जो वेक्टर आता है उसको डॉट से बना देना, अंदर की तरफ जो वेक्टर जा रहा होगा उसको क्रॉस से बना देना है, ठीक है। अभी मैंने a क्रॉस b किया, a क्रॉस b करने से अंगूठा बाहर आ रहा है, यानी कि c वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ c वेक्टर। तो c वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर है, c वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ c वेक्टर a प्लस b के भी परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ c वेक्टर a माइनस b के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि सिमिलरली r डैश b क्या होगा? xy प्लेन में होगा। तो लिख देता हूं यहां पे सिमिलरली। ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि r डैश वेक्टर जो है is also in xy plane, also in xy plane। तो क्या बोले भाई साहब? एक ही बात बोले कि सर अगर r वेक्टर a प्लस बी करोगे तो वो भी उसी प्लेन में मिलेगा जिसमें a और b था। अगर आपने r डैश a माइनस बी किया है तो ये भी आपको उसी प्लेन में मिलेगा जिसमें a और b वेक्टर रहते थे। तो अगर यहां पे रिजल्टेंट हमारे उसी प्लेन में है जिसमें a और b वेक्टर रहते थे, तो जब आपने a क्रॉस b किया तो c मिला, c परपेंडिकुलर a है, c परपेंडिकुलर b है, c परपेंडिकुलर a प्लस b है, और तो और c परपेंडिकुलर हो जाएगा a माइनस b के भी।
हाँ, तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि जो आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर मिलता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो आंसर मिलता है वो उन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, उनके एडिशन के भी परपेंडिकुलर होता है, उनके सब्ट्रैक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि कुल मिला के सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के जिसमें ए और बी है, ए बी है। सो क्या बोला, सी वेक्टर उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसमें ए बी है। अब ए प्लस बी भी उसी प्लेन में आता है, ए माइनस बी भी उसी प्लेन में आता है। तो इसके बेटा चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है। ये एडवांस में सवाल आते हैं ऐसे वाले जिसमें मोर देन सिंगल ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आप इसके लिए घबराना मत। जब आपके पास एग्जाम में एडवांस में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऊपर लिखा होता है कि अगले 4 सवाल जो हैं वो बेस्ड हैं किसके, अगले 4 सवाल बेस्ड हैं मोर देन सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले। तो फिर आपको वहां पे सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने, समझते हो बात को? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से देखो भाई, एडवांस में इस प्रकार के सवाल आएंगे जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे इसने बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी मे बी स्मॉलर देन मॉड ऑफ ए माइनस बी। अगला ऑप्शन बोलता है मॉड ऑफ ए प्लस बी मे बी बिगर देन ए प्लस बी। मॉड ऑफ ए माइनस बी मे बी स्मॉलर देन ए माइनस बी। मॉड ऑफ ए प्लस बी मे बी स्मॉलर देन बोथ ए एंड बी। आपको ऐसे चुनिंदा केस लेके आना है जो ये सेटिस्फाई कर सके। अगर वो केस आपको नहीं मिला तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर वो केस आपको मिल गया तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक मैं करके बताता हूं, उसके बाद तुम करोगे फिर, है ना। एक मैं करके बताऊं, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन चेक करते हैं जिसमें बोल रहे हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मे बी स्मॉलर, छोटा होगा मॉड ऑफ ए माइनस बी से। ऐसी बातें बोल रही है। मे बी लगाए, मे बी मतलब हो सकता है, पक्का कंफर्म नहीं बोल रहा कि होगा ही होगा, हो सकता है। चेक करना पड़ेगा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको सॉल्व किया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पे इसको सॉल्व किया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सर जो भी एडजस्टमेंट होगी वो एंगल के साथ ही हो सकती है ना, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो एंगल के साथ ही हो सकती है। थीटा क्या है बेटा यहां पे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है यहां पे, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। बेटा अगर ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो कहां जाओगे फिर? अगर ये थीटा इफ यहां लिखता हूं, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो कॉस थीटा जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस थीटा नेगेटिव होते ये पार्ट कम हो जाएगा, वो पार्ट ऐड में आ जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, मैं सिर्फ वो स्पेसिफिक केस ले रहा हूं। देखो अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो ये बात गलत हो जाएगी। फिर अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है, जो कि तुम्हारे पास मोस्ट ऑफ द केस में आता है, तो ये बात गलत है फिर। लेकिन मान लो अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो cos थीटा नेगेटिव हो जाता है। cos थीटा नेगेटिव, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। बेटा यहां पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे केस में ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। हो सकता है, अगर कब, लेकिन ये कब होगा? ये चीज तभी वैलिड है, ये चीज जो है मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन मॉड ऑफ ए माइनस बी तभी पॉसिबल है जब थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस ही कहते हो ना आप लोग इसको, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो उस केस में cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, cos थीटा यहां पे नेगेटिव होगा, cos थीटा यहां नेगेटिव होगा। यहां cos थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहां पे cos थीटा का नेगेटिव आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उस केस में ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो पहला केस पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कब पॉसिबल होगा? व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस, यानी कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो बोल रहे हैं ना मे बी का मतलब कैसा हो सकता है? हमने बोला बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर थीटा यहां पे ऑब्ट्यूस हो जाए तो ये बात हो सकती है। आगे की दिमाग तुम्हें लगाने, ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। हाँ भाई दिमाग लगा लिया तुमने, क्या बोलोगे अब इसको? सर a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा हो सकता है a प्लस बी से।
इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर को मैंने लिया 3i कैप, बी वेक्टर को मैंने लिया 4j कैप। वो क्या बोलता है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बड़ा हो सकता है a प्लस बी से। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बड़ा हो सकता है a प्लस बी से, ऐसा ही कहता है। और जरा देखते एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर कर लो यार, एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर। तो एग्जाम्पल में मैंने बोला है, मान लो a हमारा 3i कैप है, b हमारा 4j कैप है, और अगर मैं यहां से a वेक्टर प्लस b वेक्टर कर दूं, सो इट कम्स आउट बी 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने की कोशिश करूं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाला, इट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ 9 प्लस का 16 अंडर रूट ऑफ 25 होता है, और ये बनता है 5, यानी कि ये चीज बनती है 5। और a प्लस बी को सीधा ऐड करो, a का मैग्नीट्यूड 3, b का मैग्नीट्यूड 4, 3 प्लस 4 7। क्या बात कर रही है? क्या a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो a प्लस बी से ज्यादा हो सकता है क्या? ये वेक्टर था, ये रिजल्टेंट है बेटा, रिजल्टेंट आ रहा है 5। लेकिन अगर इनको मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं, सर ये तो ऐड ही नहीं होता। अरे बेटा, ये मैग्नीट्यूड को ऐड किया उसने, ज्यादा मत सोचो, ये वेक्टर के फॉर्मेट में था, ये मैग्नीट्यूड है। a का मैग्नीट्यूड कितना है 3, b का मैग्नीट्यूड कितना है 4, 3 प्लस 4 7 होता है। इसका रिजल्टेंट देखा तो ये मुझे बड़ा दिख रहा है सर। ओहो, अब क्या करें? तो ये बात गलत हो जाएगी ना इसकी, कि a प्लस बी मे बी बिगर देन ए बी। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता है। कोई सा भी कंडीशन लगा लो भैया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर को मैंने कहा r वेक्टर, और यहां से आप जानते हो कि r का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो a प्लस बी होता है, और r का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो a माइनस बी होता है। 10 बार बता चुका हूं मैं आपको। तो ये जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो ना, ये मैक्सिमम a प्लस बी के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी r a प्लस बी से बड़ा नहीं होगा। सही है? अरे हाँ ना, पता नहीं सर कहां से कर देते हो आप ये सारी बातें, है ना, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चलते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाए तो यहां पे कॉस 0 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आर मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होता है। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब वहां पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। ठीक है, तो आर मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिले, जो कि 1 होती है। तो आर मैक्सिमम जब आपने सॉल्व करा तो वो बनता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 0 1 होता है ना, तो यहां पे ए से लिखा, सो इट कम्स आउट बी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो अंडर रूट में बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे r का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है वो a प्लस बी होता है। 10 बार बता चुका हूं तुम्हें मैं ये बात। r का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो a प्लस बी होता है, इससे ज्यादा r की वैल्यू नहीं हो सकती है। और यहां क्या बोलता है कि r में बी बिग, ये r ही तो है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है बेटा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, मे बी बिगर देन a प्लस बी। क्या पागल कर रहा है सर, फालतू की बात है, बिल्कुल फालतू की बात बोल दी उसने। ये रिजल्टेंट a माइनस बी की बात कर रहा है वो, है ना। तो r जो होगा यहां पे रिजल्टेंट a माइनस बी मे बी स्मॉलर देन a माइनस बी। चलो आओ देख लेते हैं सर यहां पे भी। अगर मैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर की बात करूं तो मान लीजिए ये हमारा r डैश हो जाएगा, तो रिजल्टेंट बनेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। भाई एक बात बताओ, अगर यहां पे दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं सो क्या होगा? r का मिनिमम वैल्यू मिलेगा तुम्हें कितना? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। खुद ही सोच लो, तुम समझदार हो। इट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो इट कम्स आउट बी a माइनस बी। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कर रहा हूं मैं। अगर यहां पे दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं तो मिनिमम वैल्यू मिलती है a माइनस बी। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाएं तो, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाएं यहां पे, तो r का जो वैल्यू मिलता है वो होता है a प्लस बी, जो कि मैक्सिमम हो जाता है फिर, है ना। हम वहां पे नहीं जा रहे, अभी r डैश की वैल्यू बात कर रहे हैं, ठीक है।
हम वहां नहीं जा रहे, हमें इससे मतलब ही नहीं। अभी हमें इससे मतलब है भाई अगर थीटा 0 हो जाए तो आर की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी मेरे को यहाँ पे। सर पर ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे अगर कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो जाके आर मिनिमम होगा। यहां माइनस का साइन है ना, बीच में माइनस का साइन है ना, तो अगर आर डैश की बात करें तो यहां पे देखो कॉस थीटा जितना बड़ा होगा ये वाली वैल्यू उतनी बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी ये आर उतना ज्यादा कम होगा। कैसे सर? आओ दिखाता हूं तुम्हें। मान लो आर डैश को लिखा मैंने 2 + 3 माइनस का कॉस थीटा, 5 माइनस का कॉस थीटा। ध्यान से सुनना इस बात को, भावनाएं समझना मेरी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। मान लो आर डैश लिखा मैंने a 2 + 3 माइनस का कॉस थीटा, 2 + 3 माइनस कॉस थीटा। मान लिया, लेट अस अज्यूम। सॉल्व किया 5 माइनस कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। कैसे सर? अगर कॉस थीटा 0 होता है तो आर डैश बनेगा 5। अगर कॉस थीटा 1/2 होता है तो आर डैश बनेगा 5 माइनस का 1/2, 0.5 यानी कि 4.5। अगर कॉस थीटा बनेगा कितना, 90 डिग्री पे ले लूं 1, तो आर डैश हो जाएगा 4। तो आप देख रहे हो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पहले कॉस थीटा 0 था, फिर कॉस थीटा 0.5 बना, फिर कॉस थीटा 1 बना, तो आर डैश की वैल्यू पहले 5 थी, फिर 4.5 हुई, फिर यहां पे 4 हुई। तो अगर कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है तो यह आर डैश डिक्रीज होता है। तो अगर यहां पे देखा जाए थीटा इक्वल्स टू 0 पे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, थीटा इक्वल्स टू 0 पे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर कॉस थीटा मैक्सिमम हो गया तो आर डैश मिनिमम हो जाएगा और ये मिनिमम आर डैश हमारा a माइनस बी के बराबर होगा। अगर कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो आर डैश मिनिमम हो जाएगा, आर डैश मिनिमम a माइनस बी हो सकता है। लेकिन अगर कोई तुमसे बोल दे कि आर डैश a माइनस बी से भी छोटा होगा तो भैया मानना मत उसकी बातें बिल्कुल भी। मैंने बोला आर डैश का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो a माइनस बी होगा और इससे कम आर डैश की वैल्यू नहीं हो सकती। या आर डैश क्या है सर? आर डैश है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो यहां क्या बोल रही है? ये बोल रहा है कि a माइनस बी यानी कि आर डैश, a माइनस बी यानी कि आर डैश मे बी स्मॉलर देन a माइनस बी। कितनी फालतू की बात बोल दी है ये, कोई तुक नहीं है इसका। क्योंकि आर डैश का यानी कि a माइनस बी का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो a माइनस बी ही होगा। अबे बार बार a माइनस बी बोल रहा हूं इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए मैंने इसको आर डैश बोल दिया। सो आर डैश का मिनिमम वैल्यू a माइनस बी हो सकता है, इससे कम आर डैश की वैल्यू नहीं होगी। तो यहां पे सी ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन पे आओ, मॉड ऑफ a प्लस बी यानी r। अरे a प्लस बी को r ले रहा हूं ना मैं, कहां गया a प्लस बी, कहां गया? ये रहा। हाँ, a प्लस बी को मैंने r माना है, a माइनस बी को r डैश माना था। भाई साहब बोल रहे हैं कि a प्लस बी मे बी स्मॉलर देन बोथ a एंड b, a प्लस बी मे बी स्मॉलर देन बोथ a एंड b, कि मॉड ऑफ a प्लस बी जो होगा वो a और b से छोटा हो सकता है। अच्छा, सर अभी जो देखा हमने इस वाले केस को ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इस वाले केस को देख के फीलिंग आ रही है कि r वेक्टर जो था वो a वेक्टर प्लस b वेक्टर था। ध्यान से समझना सभी लोग। अगर a वेक्टर 3i कैप है, अगर b वेक्टर 4j कैप है, तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बनता है वो बनता है 5। अब वो बोल रहे हैं ये जो r है ना वो a से छोटा हो सकता है, वो b से भी छोटा हो सकता है। पर अभी मैंने देखा तो पता चला r a से भी बड़ा है और r b से भी बड़ा है। क्या बात है सर? मैंने भी क्या देखा, r जो है a से भी बड़ा है, r जो है b से भी बड़ा है। सर ये वो केसेस है जहां पे थीटा, ये वो केस है जहां पे थीटा 90 डिग्री से कम होता है। अगर थीटा 90 डिग्री से बढ़ जाए तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। कैसे आएगा ट्विस्ट? सोचो जरा। हाँ। यार एक बात बताओ, ये केस तो थीटा इक्वल्स टू 90 पे था ना? हाँ, ये वाला केस तो सर थीटा इक्वल्स टू 90, यहां पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री का था। ये केस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का हो जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट लेके आता हूं। चलो फटाफट से ज्ञान की बात बताता हूं तुम्हें। मैं वेक्टर्स यही कंसीडर कर रहा हूं। मान लो ये कोई वेक्टर हो जाएगा मेरे पास a वाला, एक कोई वेक्टर हो जाएगा b वाला, और पहला केस लिया मैंने जिसमें थीटा हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बनता है ना? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। यहां पे हम कह रहे हैं कि r वेक्टर जो होगा वो a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा। अभी इंपॉर्टेंट बात सुनना,
ऐसे केस में cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ऐसे केस में cos थीटा हमेशा पॉजिटिव आता है। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहां पे क्या पुट करें, जैसे कि मान लो a का मैग्नीट्यूड 2 आ गया, मान लीजिए a का मैग्नीट्यूड 2 है, b का मैग्नीट्यूड 3 है, और थीटा की जो वैल्यू होगी वो लेट्स से 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री क्या 90 से कम होता है? हाँ सर होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बस एज्यूम कर रहा हूं मैं कि थीटा इक्वल्स टू थीटा लेस देन 90 डिग्री का केस लेना था, तो थीटा को 60 ले लिया। मान लो a का मैग्नीट्यूड 2 है, b का मैग्नीट्यूड 3 है, तो ऐसे केस में r जो बनता है इट इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 cos 60। ठीक है, सो ये अंडर रूट ऑफ 13 हो जाएगा, 13 प्लस 2 से cos 60 1/2 होता है, 2 से 2 बन जाएगा, प्लस का 6 अंडर रूट ऑफ 19 होता है r। 4 4 16, 5 5 25, 4.5 के लगभग कुछ वैल्यू बनने वाली है, तो 4.5 इंटू 4.5 किया। ठीक है, एंड द आंसर कम्स आउट बी 25 22 18 20 पॉइंट है ना, 4.3 बनेगा, 4.3। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इस बात को देखना, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैंने 4.3 लिख दिया है, देख लेना आंसर क्या आएगा। बट जो बात समझने वाली वो है कि अगर a का मैग्नीट्यूड 2 है, अगर b का मैग्नीट्यूड 3 है और थीटा लेस देन 90 है, तो ये जो r है ना, ये r a से भी बड़ा है और ये r b से भी बड़ा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं सेकंड केस ले लूं, जिसमें थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ऑब्ट्यूस एंगल, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास वही था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब फिर से वही चीज कंसीडर कर लूं बेटा, मैं यहां पे फिर से वही चीज कंसीडर कर लूं, a को 2 ले लेती है, b को 3 ले लीजिए, इफ a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3, और थीटा को मैं इस बार 120 डिग्री ले लेता हूं, जो कि 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, देखो मैंने मैग्नीट्यूड चेंजेस नहीं किया, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं जो चेंज कर रहा हूं वो सिर्फ एंगल में चेंज हो रहा है, एक जगह 60 डिग्री है, एक जगह 120 डिग्री है, बस। तो रिजल्टेंट में कैसे चेंजेस आएंगे आप ध्यान से देखना इस बात को। r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, फिर से वही कहानी, 2 2 4, 3 3 9 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे cos 120 डिग्री, cos 120 माइनस का 1/2 होता है। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 13 माइनस का 6। ठीक है, सॉल्व किया, अंडर रूट ऑफ कितना बनता है 7। चलिए भाई, r बन रहा है अंडर रूट का 7, अंडर रूट ऑफ 7 कितना होगा, 2.5 इंटू 2.5 6.25 होता है। सो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए ये 2 पॉइंट कितना बन जाएगा, कितना बनेगा ये, 13 माइनस 6 किया, सो 7 आया, 7 6 सही है ना, हाँ 2.3 5.29 आ रहा है, 2.4 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में किया तो 2.4 आ रहा है, लेकिन यहां पे आपने देखा तो r मान लो r a से बड़ा हो गया, लेकिन r b से बड़ा तो नहीं है, बल्कि r जो है वो b से छोटा आ गया। तो ये वाली कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमेशा कि जो रिजल्टेंट आएगा वो a से बड़ा ही होगा या b से बड़ा ही होगा। रिजल्टेंट हो सकता है b से छोटा भी हो जाए, वो डिपेंड करता है एंगल क्या बन रहा था यहाँ पे, किस पे डिपेंड करेगा कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा था वो कौन सा है, क्या वो एक्यूट एंगल है या फिर वो ऑब्ट्यूस एंगल है। क्योंकि अगर ये ऑब्ट्यूस है सो cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। जो आपने पहला केस सॉल्व किया था ना बेटा, वही केस है यहाँ पे, जो पहले केस में सॉल्व किया था आपने, कि ये चीज तभी वैलिड होती है, ये तभी वैलिड होगा जब थीटा ऑब्ट्यूस था। तो ये भी पॉसिबल है कि a प्लस बी जो है वो a या b से छोटा हो जाए। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है बेटा कि a प्लस बी जो है वो a और b से छोटा हो जाए। कब बनेगी पॉसिबिलिटी, जब यहाँ पे एंगल जो होगा इनके बीच में वो ऑब्ट्यूस वाला हो जाएगा। एक्यूट एंगल के लिए तो बड़ा ही होता है, लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ये चीज छोटी भी हो सकती है ना। तो इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया, आपको इधर ये रहा इसका प्रूफ, है ना। चलिए भाई, तो ये इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। ऑप्शन ए और डी सही हो सकते हैं, लेकिन कब सही होंगे, जब ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ये केसेस किसके लिए वैलिड है, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। चलिए भाई फटाफट से नोट कीजिए इसको। उस केस में ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ आ जा, ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन को हमने प्रूफ किया है, मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन प्रूफ कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है ये वाला, तो इससे पहले आप इस पे आ जाइए, है ना, थर्ड ऑप्शन पे। ये थर्ड ऑप्शन है बेटा, इसको नोट कर लो फटाफट से। थर्ड ऑप्शन में बोल दिया कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो a माइनस बी होगी, उससे कम नहीं हो सकती। फिर हम फोर्थ ऑप्शन पे आए, हमने बोला भाई थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो a और b दोनों से बड़ा है। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो रिजल्टेंट जो है a से तो बड़ा हो गया लेकिन b से बड़ा नहीं हो पाया, है ना। और ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन कहता है कि जो रिजल्टेंट है वो छोटा हो सकता है a और b से, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब यहाँ पे जो थीटा है वो कैसा होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ये चीज तभी हो सकती है ना जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। 90 डिग्री पे भी केस कुछ और ही बनेगा फिर, है ना, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो वहां पे भी केस बन जाएगा। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर हुआ सभी को। बढ़े आगे अगले सवाल पे। 35 वाला क्वेश्चन क्या कहेगा हमसे? द टू वेक्टर a and b are drawn from a common point and c vector equals to a vector plus b vector, then the angle between a and b is 90 degree if c square equals to a square plus b square, greater than 90 degree if c square is less than a square plus b square, greater than 90 degree if c square is greater than a square plus b square, and less than 90 degree if c square is greater than a square plus b square। बहुत ही शानदार सवाल, फिर से पूरी कहानी एंगल पे आके टिक जाती है, तो ट्राई करो इसको, देखो क्या आंसर आता है इसका। किया ट्राई? क्या बोले? सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो मैंने बोला सर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। अगर पहला केस देखते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो उस केस में बोल सकता हूं कि c जो होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 तो जीरो होता है ना, कॉस 90 जीरो हो जाता है सर, और कॉस 90 अगर जीरो हो गया तो बचता है c इक्वल्स टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बातें सही है बिल्कुल, मतलब अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है, या फिर मैं बोलूं कि अगर c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b है, दोनों बातें बोल सकते हो। अगर c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो थीटा 90 डिग्री होगा, या फिर ऐसे बोलो कि अगर थीटा 90 है तो c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। अगला केस क्या है कि अगर यहां पे थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो c स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कम होगा। कैसे? अगर यहां पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा उस केस में नेगेटिव हो जाएगा। सोच के देख लो खुद ही कि अगर थीटा यहां पे 90 डिग्री से बड़ा है तो कॉस थीटा यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ये ऑब्ट्यूस एंगल का केस बन गया। उस केस में c स्क्वायर जो था वो था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही था फॉर्मूला। क्या यही बन रहा था फॉर्मूला? देखो तो c इक्वल्स टू, अरे इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा ना, तो अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई साहब थीटा 90 से बड़ा है तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में c स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। बोलो तो, अरे भैया थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा नेगेटिव होते ये पूरा पार्ट माइनस में आ जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से कुछ माइनस कर दोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से कुछ माइनस कर दोगे तो ये जो वैल्यू है इससे कम होगी कि नहीं होगी? क्या ये बात बोल दूं? इट इंप्लाइज दैट c स्क्वायर विल बी लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर अगर यहां पे आपने थीटा को 90 डिग्री से बड़ा ले लिया तो cos थीटा नेगेटिव होगा, cos थीटा नेगेटिव होने के कारण ये पार्ट नेगेटिव में आ जाएगा, और ये बात हम जानते हैं कि अगर ये नेगेटिव में है तो a स्क्वायर b स्क्वायर में से कुछ माइनस करने से ये जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री पे है तो c स्क्वायर शुड बी लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल सही बात बोली है सर।
लेकिन ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन, एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है और सी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। बिल्कुल गलत बात है सर। फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है कि अगर यहां पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो सी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सेम तरीका यहां पे जो यहां किया है वो अब 90 डिग्री से लेस एंगल पे करेंगे। तो बोलते हैं कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो उस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, और कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सी स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई एक बात बताओ कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ ऐड कर दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ ऐड कर दिया जाए तो जो आंसर आपको मिलेगा क्या वो बड़ा होगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से? बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि c मुझे तभी मिलेगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab को को-ऐड किया जाए। क्या बोले कि सी स्क्वायर तभी मिलेगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab cos थीटा को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से चीजें बढ़ती हैं, तो सी स्क्वायर ज्यादा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। लेकिन कब? जब थीटा 90 डिग्री से कम होगा। ये कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री से कम होगा। तो थीटा इक्वल्स टू लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री पे सी स्क्वायर बड़ा होगा। बिल्कुल होगा सर। ये यहां पे आपके ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कहानी बस इतनी सी समझनी है आपको कि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है, उसके बाद तो खुद ब खुद हो जाएगी चीजें सारी सॉल्व। समझते हो बात को? पक्का? सच में? नोट कर लो इसको जल्दी से। पूरी कहानी थीटा पे आके टिकती है ना? तो बस आपको यह समझना जरूरी है कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे क्या है। थीटा अगर 90 डिग्री से कम हुआ तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। किया नोट? ये भी नोट करो फिर। कर लिया नोट? ये पता है ना सभी को क्वाड्रेंट में, मैंने पहले भी बताया था आपको, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, यहां पे एंगल 0 डिग्री, यहां पे एंगल 90 डिग्री, यहां पे एंगल 180 डिग्री, यहां पे एंगल 270 डिग्री होता है। ठीक है, अगर कोई बोले थीटा लेस देन 90 डिग्री तो आप कहां हो? यहां पे। कोई बोले अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई बोले थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो आप कहां हो? यहां हो। हमारा काम इन दोनों से ही बन जाएगा, यहां तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं अपने को। पहले क्वाड्रेंट में साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉट है, कोसेक है, सब पॉजिटिव होते हैं इसमें, सारे पॉजिटिव। तो इसके क्या कहेंगे? ऑल पॉजिटिव। क्या बोलोगे इसके लिए? ऑल पॉजिटिव। सेकंड केस में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक, वो पॉजिटिव होता है। अरे यार, कोसेक जो होता है वो 1/sin होता है। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव ही होगा ना बेटा। साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। फिर बात होती है भाई थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ऑल साइन टेन 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 यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan पॉजिटिव, और कॉट जो होता है वो 1/tan होता है। ठीक है भाई, आपस में इनवर्स वाले रिलेशन है, इसलिए यहां पे कॉट भी पॉजिटिव हो जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन हो जाएगा? कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। और सेक जो होता है वो 1/cos होता है, इसलिए कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक भी यहां पे पॉजिटिव होता है। ये ट्रिको फंक्शंस हैं, आपको तो पता ही होगा इनके बारे में, है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग? पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो आप कैसे याद रखोगे? पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। A S T C, भाई एक रूल बनता है जिसको नाम दिया गया A S T C रूल। A S T C रूल
क्या बोलता है एएसटीसी रूल कि भैया पहले क्वाड्रेंट में सारे जो रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री के वो पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद कैसे रखें सर इसको? ऐसे याद कर लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफी, जो तुम्हें अच्छा लगे, है ना। क्या बोले? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर एड शुगर टू कॉफी, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो बोल सकते हो यहां पे। तो बेसिकली एक आइडिया मैंने तुम लोगों को दे दिया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान था तुम्हारे पास, तो लिख लेना हैशटैग ज्ञान की बात। तो जहां पे भी एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा उसको लिखेंगे हैशटैग ज्ञान की बात। ठीक है, ये काम आता है भाई क्वेश्चन सॉल्विंग में। चलिए भाई, हो गया ये क्वेश्चन भी क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोलता है लेट से सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। क्या कंक्लूड करते हो इससे तुम लोग? सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर। इट इज पॉसिबल टू हैव सी वेक्टर लेस देन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर लेस देन सी बी वेक्टर। देखो यहां पे मैग्नीट्यूड्स की बातें चल रही, सारी पिक्चर मैग्नीट्यूड में चला रहा है। C इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। क्या कहते हो तुम लोग? यहां पे सारी मैग्नीट्यूड की बातें चल रही है, ये सब मैग्नीट्यूड चल रहा है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अगर C वेक्टर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोला जा रहा है, तो C का जो मैग्नीट्यूड बनेगा इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये क्या है? C है हमारे पास, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर। पहला ऑप्शन बोलता है C हमेशा बड़ा होगा A से। पहला ऑप्शन बोलता है C हमेशा बड़ा होगा A से। मैंने एग्जांपल कंसीडर कर लिया जिसमें A मेरे पास कितना है 1, B मेरे पास है 2, तो थीटा जो होगा वो मैंने पहले केस में कंसीडर कर लिया 90 डिग्री। काम आसान कर रहे हैं हम लोग अपना। एग्जाम्पल कंसीडर कर लो कुछ भी, मैं तो बस ये देखना चाहता हूं क्या C हमेशा A से बड़ा होगा। अगर C हमेशा A से बड़ा है तो मैं कुछ भी ले लूं, C हमेशा A से बड़ा ही मिलेगा, है ना। तो C इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। भाई cos 90 की कहानी तो आप जानते ही हो, cos 90 तो 0 हो जाता है, तो ये पार्ट तो हो गया 0। सो C कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ए स्क्वायर 1 बनेगा? हाँ सर बिल्कुल बनेगा। बी स्क्वायर 4 बनेगा? हाँ सर बनेगा। ये बनता है अंडर रूट ऑफ 5। कितना होगा भाई अंडर रूट ऑफ 5? 2.3 इंटू 2.3 करके देख लो भाई। नहीं है ना मेरे पर भरोसा? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। कितने जालिम लोग हो तुम लोग, है ना। ये 5.29 आ रहा है, तो 2.3 इंटू 2.3 क्या 5.29 आ रहा है। मैंने 2.2 ले लेता हूं। C का वैल्यू बनेगा 2.2। थोड़ा सा मक्कारी, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें बताती है कि जो C का वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.2 आएगा। करके देख लेना, इसके लगभग आंसर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, देखा गया तो C जो है A से बड़ा आ रहा है, यही बोल रहे हैं वो। C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A। अगर मैंने थीटा को 90 डिग्री लिया है तो C हमारा A से बड़ा आ रहा है। ओके, यानी कि थीटा 90 डिग्री पे C A से बड़ा है। अच्छा, थीटा को 90 डिग्री भी ले लें, 90 डिग्री से बड़ा लिया तो अगर यही थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो 120 डिग्री ले लें, ले लो भाई। इसको एक काम करते हैं, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं ना, जगह बढ़िया मस्त एकदम मजा आ जाएगा। अब सेकंड केस ले रहा हूं बेटा, मैं सेकंड केस ले लेता हूं जिसमें थीटा को 90 डिग्री से बड़ा कर दिया। आज भी A हमारे पास 1 है, B हमारे पास 2 है, लेकिन मैं थीटा को यहां पे जो ले रहा हूं वो 120 डिग्री ले रहा हूं। C इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही फॉर्मूला बन रहा था हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कॉस 120 डिग्री। बेटा 120 डिग्री माइनस का 1/2 होता है, तो यहां पे बनेगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 माइनस का 1/2, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। अरे 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 √3 होता है। √3 की वैल्यू 1.7 आएगी। √3 की वैल्यू जो है वो 1.7 आ रही है, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू
90 डिग्री से ज्यादा ले लूं तो भी सी मेरे पास 1.7 ही आ रहा था। ठीक है भाई, समझ गए? क्या ये अभी भी 1 ए से बड़ा है? हाँ सर, ये अभी भी ए से बड़ा है। अच्छा, थीटा को अगर मैं लेस देन 90 डिग्री ले लूं, यानी कि अगर मैं थीटा को ले लूं 30 डिग्री, ये चलो मैंने 60 डिग्री ले लिया, विच इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, सो सी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू कॉस 60 1/2 होता है, 2 से 2 मर जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। ये तो फिर खैर ज्यादा है ही सही है ना। चलिए, कोई और वैल्यूज वगैरह लेने की सोच रहे थे तुम लोग तो 3 और 4 ले लेना भाई, है ना। तो 3 और 4 ले लो। चलो यहाँ पे इसकी जगह मैंने 3 ले लिया, इसकी जगह मैंने 4 ले लिया। सर यहाँ पे तो खैर कोई चांसेस बनते नहीं, यहाँ पे मुझे लगा कोई और वैल्यू भी ले लीजिए, है ना। सो मैंने 3 ले लिया और एक 4 ले लिया, तो 3 के लिए देखूंगा 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू माइनस का 1/2, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 माइनस का 12, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4, कुछ भी कर लो। ए की जगह आपने 3 ले लिया, बी की जगह आपने 4 ले लिया, अरे ए की जगह 1 2 की जगह 3 4 ले लिया, तो 3 4 को भी देखा, आंसर अभी भी बड़ा ही आ रहा है सी का, है ना। सी की वैल्यू आज भी बड़ी आ रही है, तो सी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 13 है, जो कि डेफिनेटली ए से तो बड़ा ही होगा, है ना। अरे भैया ए से तो बड़ा ही होगा, 3.9 समथिंग आएगी वैल्यू उसकी, 3 3 से 9 होता है, ये 13 है, 3.4 के लगभग जाएगी वैल्यू उसकी। तो आप कुछ भी कर लो, ए का मैग्नीट्यूड 1 लिया, बी का मैग्नीट्यूड 2 लिया, थीटा को मैंने 90 डिग्री से बड़ा ले लिया, चेक किया सी अभी भी बड़ा आ रहा है। ए का वैल्यू मैंने 3 ले लिया, बी का वैल्यू मैंने 4 ले लिया, चेक किया सी का वैल्यू अंडर रूट 13 आ रहा है, अभी भी ये ए से तो बड़ा ही है, ये ए से बड़ा है, ए से बड़ा है। तो यार ये कहना चाहता है कि सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर, ताला लगा दो इस पे, हमने सारे ऑप्शन चेक कर लिए। अब अगला पार्ट बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी। यार एक बात बताओ, ये सारे केसेस में सी भले ए से बड़ा था, लेकिन क्या ये सी बी से छोटा था क्या? यहां देखो बी का ऑप्शन 4 आ रहा है, यहां पे ए तो 3 था, चलो भाई कोई बात नहीं, यहां से मैच करो, ए से बड़ा था, लेकिन जो ये अंडर रूट 13 आ रहा है वो 4 से तो छोटा ही होगा, पर ये जो वैल्यू सी आ रही थी यहां पे वो बी से छोटा आ रहा था, यहां पे सी बी से भी बड़ा था, क्योंकि यहां पे बी ए का वैल्यू 1 था, बी का वैल्यू 2 था, और सी आ रहा है रूट 7, जो ए से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है। लेकिन जब मैं थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री की बात करता हूं, तो आप देख सकते हो सी जो है बी से छोटा आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 3 1.7 2 से छोटा होता है भाई वो। तो ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है जब एंगल ऑब्ट्यूज हो, जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इट इज पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए या सी लेस देन बी। हां हो सकता है सर, हो सकता है, लेकिन कब होगा? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तभी पॉसिबल है ये चीज। जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकती ये बातें। यहां भी देख लो आप, सी जो है ए से बड़ा है, ऑल्सो सी जो है बी से भी बड़ा है। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो मैं लिख देता हूं यहां पे एक जनरल केस लिख देता हूं कि अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो सी ए से भी बड़ा होगा और सी बी से भी बड़ा होगा। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो सी ए से भी बड़ा होगा, सी बी से भी बड़ा होगा। लेकिन अगर वहीं पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो सी जो है हो सकता है ए से बड़ा हो जाए, लेकिन बी से तो बड़ा नहीं हो रहा है, बी से छोटा आ रहा है। देखो ये तो ये तो बोल रहा है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है जिसमें सी बी से छोटा हो? अभी हमें क्या पता कौन ए कौन बी, क्या पता ए छोटा हो बी बड़ा हो, क्या पता ए बड़ा हो बी छोटा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता इसके बारे में। लेकिन हाँ एक पॉसिबिलिटी बन सकती है जिसमें सी ए या फिर बी से किसी में से कम हो सकता है। तो बिल्कुल पॉसिबल है ये वाली बात जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सी है वो या तो ए से छोटा हो या फिर बी से छोटा हो, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी तभी होगी जब यहां पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता ये, अदरवाइज नहीं हो सकता ये। ठीक है, अगला ऑप्शन बोलता है सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। भैया सी ए प्लस बी के बराबर कब होगा? सर जी सी का फॉर्मूला बोलते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अभी यहां पे एक और चीज बोल दी जाए कि अगर cos थीटा 1 हो जाए, यानी कि अगर थीटा 0 हो जाए तो cos थीटा 1 हो जाएगा, और उस केस में सी हमारा a प्लस बी हो जाएगा।
तो अगर थीटा 0 हो जाए तो कॉस थीटा 1 होता है, और कॉस थीटा अगर 1 हो जाए तो c बराबर a प्लस बी हो जाता है। तो यस, c a प्लस बी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज, हमेशा नहीं सर, हमेशा नहीं होगा। तभी होगा जब थीटा 0 या फिर कॉस थीटा 1 होगा, तभी होगा जब थीटा 0 या फिर कॉस थीटा 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये। तो c इज ऑलवेज गलत बात है, बिल्कुल। c हमेशा a प्लस बी के बराबर नहीं होगा। c a प्लस बी के बराबर तभी हो सकता है जब थीटा 0 हो और कॉस थीटा 1 हो, ठीक है। c इज नेवर इक्वल टू a प्लस बी। c a प्लस बी के कभी बराबर ही नहीं हो सकता है। क्या बात कर रहा है सर, क्या बोल रही है? चलो भाई काट दिया इसको भी, अभी तो बताया मैंने c a प्लस बी के बराबर हो सकता है। सो हमारी कहानी थी इस छोटे से प्यारे से सवाल की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। सारी कहानी एंगल पे आके टिक जाती है बेटा, है ना, कि एंगल कैसा है, क्या वो एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से कम है, क्या वो 90 डिग्री के बराबर है, या फिर वो ऑब्ट्यूस बोले तो 90 डिग्री से बड़ा है। तो पूरी कहानी उसी पे टिकी हुई है, ठीक है। छाप लो इसको भाई, छाप लो जल्दी से। जब थीटा 90 था तो c a से भी बड़ा है, b से भी बड़ा है। जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो c a से तो बड़ा आ रहा था लेकिन b से छोटा हो गया था। फिर मैंने मेरे को डाउट हुआ यार, मैंने बोला यार क्या पता मैंने गलती कर दी हो, तो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज करके देखा। मैग्नीट्यूड चेंज करा तो भी यही दिखा मुझे कि c a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। मतलब मैं समझ गया ये बात कि 90 डिग्री से बड़े एंगल पे झोल होता है ना, कुछ तो झोल है यहाँ पे। फिर मैंने बोला यार ठीक है 60 डिग्री ले लूं, 60 डिग्री पे यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री वाला केस है। देखा तो भाई c a से बढ़ा रहा था, c b से भी बढ़ा रहा था, तो मैं समझ गया कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे ही कुछ ना कुछ बवाल होगा, कुछ ना कुछ झोल यहीं पे होने वाला है, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बोला गया है इफ a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, देन द यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a इज, आपको यूनिट वेक्टर बताना है, परपेंडिकुलर टू a वो होगा माइनस का j कैप प्लस का k कैप बाय रूट 2। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय रूट 6। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू b इज माइनस का j कैप प्लस k कैप बाय रूट 2, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए भाई बताइए, a वेक्टर पता है, b वेक्टर पता है, तो इनका एक यूनिट वेक्टर, a वेक्टर पता है, b वेक्टर पता है, हमें फाइंड करना है वो यूनिट वेक्टर, हमें फाइंड करना है वो यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा a के, तो वो होगा माइनस का j प्लस का k बाय रूट 2। वो यूनिट वेक्टर जो पैरेलल है a के, वो होना चाहिए 2i के प्लस j के प्लस k के बाय रूट 6, या वो यूनिट वेक्टर जो b के परपेंडिकुलर है वो होगा माइनस का j प्लस k बाय रूट 2, या फिर सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। चलिए सर कैसे पता करेंगे इसके बारे में हम लोग, है ना, हम तो नादान से बच्चे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है a के परपेंडिकुलर, कौन है b के परपेंडिकुलर। पर मैं एक बात जरूर जानता हूं, मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो एक ऐसा वेक्टर मैं निकाल सकता हूं जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, और उसके लिए मुझे बस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अगर मेरे पास दो वेक्टर दे दिए जाए तो मैं एक ऐसा वेक्टर फाइंड कर सकता हूं जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। अगर मुझे दो वेक्टर दे दिए जाए तो मैं एक ऐसा वेक्टर फाइंड कर सकता हूं जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। कैसे? दोनों गिवन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके। कर दिया हमने क्रॉस प्रोडक्ट, सो इट विल बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए भाई सॉल्व करने शुरू कर देते हैं इसको। मॉड लगाया, आई कैप जे कैप के कैप। सबसे पहले है कौन सा वेक्टर? ए वाला। तो ए वेक्टर का आई कैप के साथ 2 है, लिखो यहाँ पे 2। जे कैप के साथ 1 है, लिखा हमने 1। के कैप के साथ भी 1 है। फिर हम बात करते हैं बी वेक्टर की। बी वेक्टर में क्या है? 1 1 1, मैंने लिख दिया 1 1 1। सी वेक्टर को लिखने का जो तरीका होता है गिवन बाय, सबसे पहले आई कैप में लिखेंगे। क्या करोगे? आई कैप का कॉलम छुपा दोगे, आई कैप की रो छुपा दोगे। ये वाला 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। ये बन जाएगा 1 माइनस का 1। क्या बनेगा? 1 माइनस का 1। जे कैप के लिए माइनस का साइन लगाते हैं। जे कैप का पूरा कॉलम छुपा दिया, जे कैप की पूरी रो छुपा दी। ये वाला 2 इस 1 से जाएगा, ये वाला 1 इसके साथ जाएगा। सो 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 होते हैं। चलिए भाई लिख देते हैं 2 माइनस का 1 प्लस का के कैप। भाई के कैप का पूरा कॉलम छुपा दिया, के कैप की पूरी रो छुपा दी। ये 1 इस 2 के साथ, ये 1 इस 1 के साथ। तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 होता है। तो 2 माइनस 1 यहाँ पे भी हो जाएगा। सॉल्व करने पे जो मुझे पता चलता है ये तो 0 हो गया है। माइनस का जे, अरे 2 माइनस 1 1 होता है,
माइनस का जे, 2 - 1 1 होता है, प्लस का के, तो माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। तो सी वेक्टर जो मुझे मिल रहा है वो माइनस का जे कैप प्लस का के कैप मिल रहा है। लेकिन क्या मुझे इससे काम चल पाएगा? हाँ, सी वेक्टर जो मुझे मिला माइनस का आई कैप प्लस का के कैप, सॉरी माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, पर क्या मुझे यह चाहिए था? नहीं, मुझे तो चाहिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, सी कैप इक्वल्स टू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर है माइनस का जे कैप प्लस का के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + 1। तो ये जो यूनिट वेक्टर बनता है माइनस का जे कैप प्लस का के कैप डिवाइड बाय √2 बनता है। तो ये जो यूनिट वेक्टर हमने निकाला है, ये जो यूनिट वेक्टर हमने निकाला है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और वो बी के भी परपेंडिकुलर है। जो यूनिट वेक्टर मैंने फाइंड किया वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए इज माइनस का जे कैप प्लस का के कैप बाय √2। बहुत बढ़िया। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी इज माइनस का जे कैप प्लस का कैप का बाय √2। बहुत ही शानदार सर, 2 ऑप्शन तो मिल गए। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर इज दिस। क्या बोले? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर इज दिस। सर पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, है ना? सो अगर मैं बोलता हूं यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, इसका मतलब क्या है? अगर कोई बोल दे आपसे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, इसका क्या मतलब होता है? कहने का मतलब यह है कि जो डायरेक्शन होगी ना यूनिट वेक्टर की, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर जो होगा सेम होगा एज ए वेक्टर। इसका क्या तात्पर्य था? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर जो होगी वो सेम होगी ए वेक्टर के साथ। मान लीजिए ये जो यूनिट वेक्टर आपने माना है वो है पी कैप। मान लीजिए जो यूनिट वेक्टर आपने माना है पी कैप, तो पी कैप का डायरेक्शन जो होगा वो वही होगा जो ए कैप का डायरेक्शन था। क्या बोले? ए वेक्टर के डायरेक्शन को ए कैप से लिखते हैं। अरे डायरेक्शन को तो के कैप से लगाते ना, जैसे कि एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन को आई कैप लिखते हैं, वाई वाली डायरेक्शन को जे कैप लिखते हैं और जेड वाली डायरेक्शन को के कैप लिखते हैं। तो वैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन को ए कैप लिखेंगे। यहां पे मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए था, यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया पी कैप है और क्वेश्चन के हिसाब से पी कैप पैरेलल है ए वेक्टर के, पी कैप पैरेलल है ए कैप के, पी कैप पैरेलल हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। बोलो हाँ कि ना? भाई डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर जो हमने कंसीडर किया है पी कैप, वो सेम होगा ए वेक्टर के डायरेक्शन के। भाई किसी की भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हो? उसका कैप फाइंड करते हो। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो आप उसका कैप फाइंड करते हो। ए वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर ए कैप। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं फिर डायरेक्शन लिखते हैं, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं फिर डायरेक्शन लिखते हैं। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे? वेक्टर को लिखोगे अपॉन उसके मैग्नीट्यूड को लिखोगे। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या रहेगा बेटा हमारे पास? वेक्टर को लिखने का तरीका है मैग्नीट्यूड फिर उसका डायरेक्शन। वेक्टर को लिखने का तरीका मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे लिखोगे? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करके। तो ए कैप को लिखने का तरीका ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। वो जो यूनिट वेक्टर वो मांग रहा था हमसे, जो यूनिट वेक्टर वो हमसे मांग रहा है वो मैंने मान लिया पी कैप है। जो यूनिट वेक्टर वो मांग रहा है वो मैंने मान लिया पी कैप है। सर यूनिट वेक्टर को आप पी कैप क्यों लगाते हो? क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका कैप के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर था 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। लिख देता हूं यहां पे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व किया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6। दिस इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। ये क्या निकाला है? इट इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। दिस इज द, पहली बात तो ये है यूनिट वेक्टर, पहली बात तो ये कि ये यूनिट वेक्टर। सर कहां से दिख रहा है आपको यूनिट वेक्टर? इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 1 आएगा।
कैसे पता चला आपको कि यूनिट वेक्टर है? भैया इसका पूरे का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, आंसर 1 मिलेगा। ये पूरा एक यूनिट वेक्टर है जो कि पैरेलल है ए वेक्टर के। डायरेक्शन देखो, ए वेक्टर क्या था आपके पास? ए वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन देखना, क्या उसके पास प्लस का आई कैप था? इसके पास भी प्लस का आई कैप है। क्या उसके पास प्लस का जे कैप था? इसके पास भी प्लस का जे कैप। क्या उसके पास प्लस का के कैप था? इसके पास भी प्लस का के कैप है। तो डायरेक्शन तो सेम हुई। डायरेक्शन सेम हुई कि नहीं हुई? देखो देखो देखो, डायरेक्शन सेम मैच करी है। सो मैंने बोला कि परपेंडिकुलर वाली चीज निकालना आसान थी, पैरेलल वाले में सोचा हमने, मैंने बोला भैया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर जो होगी वो सेम होगी ए वेक्टर के। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है तो आप उसका कैप लिखते हो, ए वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है तो ए कैप लिखोगे। मैंने जो यूनिट वेक्टर था मान लिया पी कैप है, तो पी कैप बराबर ए कैप हो जाएगा। पी कैप बराबर ए कैप को लिखने का तरीका ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, खत्म बात। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, ये सिंपल सिंपल सी बातें चल रही है यहां पे बहुत ज्यादा। तो क्या इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट है? हाँ सर। तो आप सारे ऑप्शन टिक लगाने की जगह क्या करोगे बेटा? सारे ऑप्शन टिक लगाने की जगह मैं फोर्थ ऑप्शन पे टिक लगा दूंगा जो कहेगा ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया है। सो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया है। फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट सभी ने? इधर आओ, ये भी नोट करो। हो गया ये भी नोट? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 38, दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैच द फॉलोइंग प्रकार का सवाल है ये। एडवांस जब आप दोगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार जेई में भी, मेंस में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो एडवांस में इस प्रकार के सवाल आते हैं मैच द कॉलम वाले। तो दो वेक्टर हमें दे दिया, हमें मैच द कॉलम करना है। सबसे पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, फिर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, फिर ए डॉट बी, फिर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो चलो भाई कर लेंगे इसको, सॉल्व करना शुरू कर देते बेटा। ए वेक्टर कितना है हमारे पास? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप। बी वेक्टर क्या है हमारे पास? i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 2k कैप। मैं काम आसान कर रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप प्लस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। ये a प्लस बी निकालो अभी तो मैं, चलो सबसे पहला काम a प्लस बी निकालने का। a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये निकाले, ठीक है। 2 प्लस 1 3i कैप, 3 प्लस 2 5j कैप, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का k कैप। ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाला बेटा मैंने। क्या फाइंड किया मैंने? ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर फाइंड किया। इसका मैग्नीट्यूड निकालूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 35 बनता ही है। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बनेगा अंडर रूट ऑफ 35। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बनेगा अंडर रूट ऑफ 35। मैं आसान वाले काम कर रहा हूं पहले, फिर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूंगा यहां पे। ये भी आसान काम है हमारे लिए। क्रॉस प्रोडक्ट में तो कहां सॉल्व करते रहेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले। इट इज गिवन बाय ए बी। बोलो भाई, भाई को भाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। भाई को भाई के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 को 1 से 2, 3 को 2 से 6, माइनस 1 को प्लस के 2 के साथ माइनस का 2, आंसर आ रहा है 6। a डॉट बी करने से आंसर 6 मिला। a डॉट बी करने से आंसर 6 मिला। अगला आसान काम क्या है? a माइनस बी करना। सर a क्रॉस b में वो पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है, हम आसान से सवाल कर रहे हैं। a माइनस बी कर लेते हैं भाई। a वेक्टर माइनस b वेक्टर, 2i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप। क्या यही था a वेक्टर? 2i कैप प्लस का 3j कैप। चलो भाई यहां पे प्लस का 3j कैप लगा दीजिए। प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप डॉट, अच्छा माइनस है क्या? माइनस का i प्लस 2 प्लस 2।
माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख दिया। सॉल्व किया इसको मैंने, 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। भैया ये वेक्टर है, अंदर घुस जाएगा, माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। चलिए भाई कर दें, 2 माइनस का 1 इट्स i कैप, 3 माइनस का 2 इट्स प्लस का j कैप, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3k कैप। ये है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9। अरे इसका वो देखो 1 1 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट ऑफ 11। सो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अंडर रूट ऑफ 11 बनता है। अंडर रूट ऑफ 11 कहां है, ये रहा, लगा दो भाई ताला यहां पे। तो सर ए क्रॉस बी कहां बनेगा, ए क्रॉस बी अंडर रूट ऑफ 90 बन जाएगा। बस खत्म, कर दिए सारे मैच, कर दिए सारे मैच। काम आसान वाले पहले कर लिए हमने, सबसे आसान काम था ए डॉट बी करने का, लो सर कर दिया। उसके बाद ए प्लस बी करना आसान था, कर दिया सर। उसके बाद ए माइनस बी करना भी आसान था, वो भी कर दिया। मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड किए, आखिरी वाला जो ऑप्शन बचा था उसको मैच करा दिया। दिस इज द फाइनल आंसर। सर हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, हो गया कंप्लीट, बढ़े आगे। अच्छा जी, चलो भाई बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 पैसेज पे बेस्ड है। अगेन जेईई एडवांस का एक और पैटर्न है, वो क्या करता है, एक पैसेज आपको दे देगा, उस पैसेज पे बेस्ड आपसे सवाल पूछेगा। तो यहां पे पैसेज क्या है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ u नॉट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। भाई क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऐसे होता है, जैसे आपने क्या एक पत्थर को रस्सी से बांध दिया और ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे, तो पत्थर ऐसे घूमता है हॉरिजॉन्टल में, है ना। अब हॉरिजॉन्टल वाली चीज यहां पे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे बना रहा हूं, भावना समझ जाना तुम लोग, है ना। ये रहा वो पत्थर जिसको मैंने रस्सी से बांधा था, ये सर्कल में घुमा रहे हैं हम लोग पत्थर को, करते हैं ऐसे, पत्थर को रस्सी से बांधा, गोल गोल घुमाया, अब वो पत्थर पूरा सर्कल में घूमता है ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल वाली चीज यहां कैसे बनाऊं मैं, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है, भावना समझ जाना तुम लोग बात को। अब ये जो है 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, और 2D में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना आसान था हमारे लिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बोला है कि ये पत्थर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब वो कहीं पे भी पहुंच जाए उसके पास जो स्पीड रहेगी वो यही रहने वाली है। वो कहीं पे भी पहुंच जाए स्पीड उसके पास u नॉट रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, हो सके। और ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो स्पीड होती है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाती है ना। जो स्पीड होती है पार्टिकल की वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाती है, जो कि रेडियल से परपेंडिकुलर होता था। याद है ना, सारी बातें मैंने आपको बताई थी। इट इज कॉल्ड द सेंटर पॉइंट। ये कोई पार्टिकल था हमारे पास में। इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन द ईस्ट, ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा ये पार्टिकल, पार्टिकल पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। सुई भी ऐसे घूमती है, हाँ सर सुई ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई ऐसे तो घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज। और पार्टिकल इनिशियली यहां पे है जो ईस्ट की तरफ, देखो ईस्ट का है, उधर है ना, पार्टिकल इधर जा रहा है। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं क्या कहते हैं हमसे। चेंज इन वेलोसिटी एज ऑब्जेक्ट रोटेट्स बाय 90 डिग्री। भाई अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा 90 डिग्री रोटेट कर जाता है, सो व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने बोला ठीक है, हमारा ये पार्टिकल यहां पे था, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा था, ये इनिशियल पॉइंट पे था पार्टिकल, और अब यहां पे आ जाएगा इधर। तो यहां पे पार्टिकल के पास थी स्पीड u नॉट, अभी पार्टिकल के पास अभी भी स्पीड कितनी रहेगी u नॉट, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। भाई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था कि नहीं चल रहा था, बोलो हाँ कि ना। हमारा ये जो पार्टिकल था वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो बोला है कांस्टेंट स्पीड से चलेगा सर ये,
तो डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो हमारा यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए, ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन थी, इधर अभी वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, इधर अभी नॉर्थ हो जाता था और यहां साउथ ले लेते थे। अगर मैं आई कैप जे कैप की बातें करूं तो यहां पे आई कैप हो जाएगा, यहां पे माइनस का आई कैप आएगा, इधर ऊपर जे कैप लगा देना और नीचे माइनस का जे कैप लगा देना। तो ये इनिशियल वाला पॉइंट था और यहां पे पार्टिकल के पास थी इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वाला पॉइंट था, पार्टिकल के पास थी इनिशियल वेलोसिटी। ये अभी मेरे पास फाइनल वाला पॉइंट आया है जब पार्टिकल ने 90 डिग्री कवर किया था। क्या बोला है? चेंज इन वेलोसिटी एज ऑब्जेक्ट रोटेट्स बाय 90 डिग्री। ये ऑब्जेक्ट 90 डिग्री रोटेट कर चुका है, अभी दिख रहा है आपको? ये ऑब्जेक्ट जो है 90 डिग्री घूम चुका है। 90 डिग्री घूमने पे वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ? सर वेलोसिटी में सिर्फ चेंज डायरेक्शन की वजह से आया है। डायरेक्शन चेंज हो चुकी है इसलिए वेलोसिटी में चेंज हुआ, अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो सेम है। इनिशियल वेलोसिटी को यू आई से लिख देता हूं मैं, ठीक है, या फिर वी आई से लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी को, ये हो जाएगा यू नॉट। कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? सर ये ईस्ट में जा रहा है, आई कैप। फाइनल वेलोसिटी को मैं लिखूंगा वी फाइनल वी एफ यू नॉट। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे, नीचे साउथ है, माइनस का जे कैप। सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, क्या मैं चेंज इन वेलोसिटी नहीं निकाल सकता यहां से? तो चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वाला है माइनस का यू नॉट जे कैप माइनस इनिशियल वाला है यू नॉट आई कैप। चलिए भाई, ये तो वेक्टर फॉर्मेट में हुआ, बट उसको मैग्नीट्यूड चाहिए था। ये जो आपने फाइंड किया है ये तो वेक्टर फॉर्मेट में फाइंड किया है, और सामने वाले को आंसर जो चाहिए था वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चाहिए। देखो वहां पे सारे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो यहां पे मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे? यू नॉट का स्क्वायर प्लस यू नॉट का स्क्वायर। सर एक आई कैप में है, एक जे कैप में है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। देखो दोनों के बीच का एंगल यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहां पे ये वाला पार्ट हो जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूं, मैग्नीट्यूड को अगले पेज पे लिखता हूं, एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं इससे। चेंज इन वेलोसिटी को जब आपने लिखा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, चेंज इन वेलोसिटी को आपने लिखा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब आप निकालने जाओगे तो इट कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ये दो वेक्टर्स है बेटा, वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये केस बनता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। अरे ये केस किसका है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। तो इसका v फाइनल का स्क्वायर प्लस v इनिशियल का स्क्वायर माइनस का 2v इनिशियल v फाइनल कॉस ऑफ थीटा। हमारे केस में जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें इनिशियल वेलोसिटी u नॉट आई कैप था, फाइनल वेलोसिटी माइनस का u नॉट जे कैप था। तो हमने लिख दिया यहां पे, तो डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड बन रहा था इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ u नॉट का स्क्वायर प्लस u नॉट का स्क्वायर माइनस 2 u नॉट कॉस, कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में? 90 डिग्री का। ये आई कैप में है, ये माइनस जे कैप में है। अरे ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है। ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे, कितना एंगल दोनों के बीच में? 90 डिग्री। ये पूरा पार्ट हो जाएगा जीरो, कहानी में रहेगा अंडर रूट ऑफ यू नॉट का स्क्वायर प्लस यू नॉट का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 यू नॉट का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 यू नॉट is the change in velocity. So change in velocity क्या आया? Under root of 2 u naught. Change in velocity क्या आएगा? Under root of 2 u naught. चलो भाई मैच करते हैं, change in velocity root 2 u naught आ रहा है। समझ आया सवाल क्या था? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा समझ आ गया। अब तो अब ऐसे सवाल आएंगे तो हम तो बैंड ही बजा देंगे जाके, है ना? चलिए भाई ये सारी बातें याद रखो, है ना? ये तो 90 डिग्री रोटेट हुआ इसलिए आंसर ये आया। अच्छा यहां पे कहानी में ट्विस्ट करेगा वो, अगला सवाल कहानी में ट्विस्ट करेगा। पैसेज वाले क्वेश्चन है बेटा, उसने एक पैसेज दे दिया, उस पर बेस सवाल पूछेगा। वो जो पैसेज उसने अभी ये दिया था, ये पैसेज था, पूरा पढ़ लिया हमने, इसको पढ़ के उसने पहला सवाल हमें ये दे दिया जो हमने सॉल्व कर दिया। अगला सवाल देखिएगा क्या बोलता है वो, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन द प्रीवियस क्वेश्चन। भाई वेलोसिटी जो चेंज हुई, चेंज इन वेलोसिटी,
चेंज इन वेलोसिटी, इट्स योर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सर बार बार वेलोसिटी बोल रहे हो, ये तो वेक्टर होता है ना, और दो वेक्टर का डिफरेंस वेक्टर ही देता है। अगर ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है, अगर आपके पास ये चेंज इन वेलोसिटी है, और क्या चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर है? हां सर। और अगर ये चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर है तो भैया इसकी डायरेक्शन बताओ क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन बताओ क्या होगी? सर अगर इसको लिखने की कोशिश करूं तो डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये कोई वेक्टर है, फाइनल वाला आया था माइनस का यू नॉट जे कैप, माइनस इनिशियल वाला था यू नॉट आई कैप। याद है आपको इनिशियल वेलोसिटी जो थी यू नॉट आई कैप, फाइनल वेलोसिटी जो आई यू नॉट माइनस का जे कैप आया था। याद है पिछले क्वेश्चन में यही तो किया हमने। अच्छा, ये एक वेक्टर का फॉर्मेट बन गया। अगर आपको दिख रहा हो, अगर आपको दिख रहा हो तो ये वेक्टर है, ये उसका कंपोनेंट है वाई एक्सिस पे, ये वेक्टर है, ये उसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे। अगर आपको कंपोनेंट पता है वेक्टर के तो क्या आप एंगल नहीं निकाल सकते, उसका डायरेक्शन नहीं निकाल सकते? देखो क्या आंसर आता है इसका। हां, तो tan थीटा बोलते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। याद है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। भूल गए ना सर हम लोग, अभी हम क्या है नादान हैं, हम लोग रिवीजन वगैरह कुछ करते नहीं इसलिए हम भूल जाते। याद करो मैंने बोला था अगर किसी वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट पता है तो आप एंगल निकाल सकते थे। उसके लिए एंगल होता था y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। भैया y कंपोनेंट कितना है? u नॉट, लिख लो माइनस का u नॉट सर। x कंपोनेंट भी माइनस का u नॉट सर, माइनस से क्या माइनस, और u नॉट बाई u नॉट 1 होता है। थीटा बन रहा है आपका 45 डिग्री। अरे tan थीटा 1 आ रहा है यानी थीटा 45 बनेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन सर, कहां पे है ये सब? तो आओ जरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं मैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखना सभी लोग। इसको मैंने ऐसे लिखा है यहां पे, दिस इज योर आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। सर ये जो डेल्टा वी बन रहा है उसका जे कैप देखो माइनस में है, उसका आई कैप देखो वो भी माइनस में। अरे भैया जे कैप से पहले माइनस लग रहा है, आई कैप से पहले भी माइनस लग रहा है, मतलब वो जो चेंज इन वेलोसिटी आया है वो कुछ ऐसी जगह होगा जो माइनस आई और माइनस जे के बीच है। कौन सा क्वाड्रेंट? पहला वाला? ना सर। दूसरा वाला? नहीं सर। तीसरा वाला? हाँ सर, तीसरा क्वाड्रेंट हो सकता है, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में ये भी माइनस का आई, ये भी माइनस का जे। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस का आई, ये माइनस का जे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी नहीं होगा। तो कहानी हमारी चल रही है इस टाइम पे थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा होता है जहां पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। देखो जे कैप नेगेटिव में, वाई भी नेगेटिव, आई कैप नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव। तो यहां पे ये जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है बेटा वो ऐसा बनेगा डेल्टा वी, और पता है कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का। कितना एंगल बनाएगा वो? 45 डिग्री का। यहां से बना लो या फिर चाहो तो यहां से बना लो। दिस इज द डायरेक्शन। अब सर इसमें तो ईस्ट वेस्ट के फॉर्म में बोला है। भैया यहां पे क्या लिखते थे? ईस्ट। यहां क्या लिखते थे? वेस्ट। इधर क्या लिखते थे? नॉर्थ। और इधर क्या लिखते थे? साउथ। तो क्या बोलोगे? सर ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रही है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कहां आ रही है? साउथ वेस्ट के बीच में। कहां आ रही है? साउथ वेस्ट के बीच में। तो क्या मैं साउथ वेस्ट आंसर बोल दूं? ये डायरेक्शन कहां आ रहा है? साउथ और वेस्ट के बीच में। सो वो बोलाएगा अपना साउथ वेस्ट डायरेक्शन। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट में। दीजिए भैया, हमारा क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? कर लिया नोट सभी ने? समझ आती है बातें? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पे हमने वेक्टर के कुछ और सवाल देखे। एक सेशन मुझे लग रहा है और ले लूं। मैं जानता हूं तुम लोग परेशान हो गए होंगे, सर इतने सारे क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं। भाई फिजिक्स में फंडा यही है, क्वेश्चन करोगे तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं थ्योरी पढ़ लूंगा और महारथी बन जाऊंगा तो नहीं बनोगे भाई। महारथी ऐसे नहीं बन जाते। महारथी बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस देना पड़ता है। सैक्रिफाइस हम किसका कर रहे हैं? पेपर का। हम किसका सैक्रिफाइस कर रहे हैं? पेपर का, पेन का। हाँ, तो जितना ज्यादा तुम पेपर बर्बाद करोगे, ऐसे थोड़ी कि तुम लोग है ना, हाँ चिट्ठियां लिखने के लिए तो तुम पेपर बर्बाद कर लेते हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी करोगे तुम लोग। अच्छा सर आजकल तो व्हाट्सएप चलता है ना, चिट्ठी भी क्यों लिखेंगे।
एनीवेज, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो भाई पेपर का और पेन की कुर्बानी तुम्हें देनी है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो, तभी जाके तुम महारथी बनोगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतने अच्छे से आगे जाके तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे। और तो जब भी बात न्यूमेरिकल की आती है ना, घबरा के भागने की जरूरत नहीं है, उसका सामना करो, डट के सामना करो। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी कुछ और बाकी है, थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा और मैं तुम लोगों को वहां पे बताऊंगा और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी आज के सेशन में तुम्हें कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। उसके लिए सबसे बेस्ट काम रहेगा कि आप गूगल पे जाइए, www.magnetbrains.com सर्च कीजिए, आपके सामने एक बढ़िया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि IIT JEE वाले डिपार्टमेंट में जाना है और तुम मेरे लेक्चर पे आ जा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे तुम मेरे लेक्चर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे शानदार सा एक और पेज खुलेगा जिसमें मेरी शानदार सी एक फोटो लगी होगी। यहाँ पे तो मेरी फोटो को फिलहाल इग्नोर कर देना, लेकिन इस पे जगह पे फोकस करना कि मैं क्या क्या चीजें कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो चीजें मैं कवर करवा रहा हूँ ना, इसका पूरा सीक्वेंस यहाँ नीचे है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बेटा, जो कि सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं। सबसे पहला लेक्चर जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, तो उसका पूरा कंटेंट वहां पे अवेलेबल होगा। उसका लेक्चर 1 DPP1 का सॉल्यूशन, लेक्चर 2 DPP2 का सॉल्यूशन, ऐसे करके वेक्टर्स में भी कहानी चलेगी। ठीक है, तो आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा बेटा कि 2 लेक्चर देखने के बाद कोई आपसे सब्सक्रिप्शन मांग लेगा या फिर कोई आपसे कूपन कोड लगाने के लिए बोलेगा। नहीं बोलते हम लोग कूपन कोड लगाने के लिए, है ना, हम फ्री में देते हैं सारी चीजें आपको। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और उससे अलावा एक छोटा सा काम जो तुम लोगों को करना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो जो लाल बटन उधर दिख रहा है ना, वो लाल बटन दबा दो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा लो, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाओ। गली मोहल्ले में जाके ढिंडोरा पीट दो कि मैग्नेट ब्रेन्स पे IIT JEE की एक धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। तो भैया अगर आप भी JEE की तैयारी कर रहे हो तो आके ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।